हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम और आप यूं कह सकते हैं कि आने वाली परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का ये प्रोग्राम है, इसमें आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बाकी के सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और करंट अफेयर प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ जो है ये करंट अफेयर प्रोग्राम हम आज शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? बताइएगा, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने ये अभियान शुरू किया है इंतजार आपका? इनको इंतजार है आप लोगों का, कब जाओगे आप लोग पता नहीं उनके पास, बट ये अभियान शुरू किया इन्होंने। बताइएगा किस राज्य ने। ऑप्शन आपके सामने है 4। कौन सा है? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, विच वन? देखिएगा क्या होता है एक्चुअल में, जो पर्यटन विभाग है वो क्या करते हैं कि टैगलाइन बनाते हैं कुछ, जिससे उस टैगलाइन से जो है ताकि प्रमोशन किया जा सके उस चीज़ का। पर्यटन विभाग अपना प्रमोशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को खींचा जाए उस चीज़ से, तो इस चीज़ के लिए जो है ये जो पर्यटन विभाग है इस प्रकार के टैगलाइंस बनाते हैं। जैसे इंडिया का जो पर्यटन विभाग है, इंडिया का टैगलाइन क्या दे रखा है? अतिथि देवो भव। इसी प्रकार से जो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग दे रखा है। जैसे कि अगर बात करें गुजरात का, तो कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, ऐसा करके अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर भी बना रखा है उसका। तो इस प्रकार से जो है राजस्थान से पधारो हमारे देश, इस प्रकार से राजस्थान ने भी बना रखी है टैगलाइन। तो अलग अलग स्टेट टैगलाइन बनाते हैं। लेकिन ये जो एक जो आपका इंतजार आपका अभियान है, ये एक सोशल मीडिया पर एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसको हैशटैग करके और वायरल किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यटन्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खींचा जा सके, जो टूरिस्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा में मात्रा में खींचा जा सके। इसलिए जो है टूरिज्म विभाग जो है मध्य प्रदेश का, उसने अभियान चलाया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का है, इतना क्लियर है आपको। अब मध्य प्रदेश में देखने वाली क्या चीज़ें ऐसी? मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर धार्मिक रूप से भी देखें और उसके अलग हिसाब से भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे महाकालेश्वर हो गया, सांची स्तूप हो गया, भीमबेटका केव्स, ओल्डेस्ट केव 10,000 साल पुरानी भीमबेटका केव कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और क्या है मध्य प्रदेश में? कान्हा पार्क हो गया, पन्ना पार्क हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। देखो, महाकालेश्वर हो गया मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर। इसके अलावा भीमबेटका हो गई, भीमबेटका केव्स आपको पता ही है। सांची स्तूप हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर सांची स्तूप हो गया। और क्या है? कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क को एनपी से लिख दूं, कोई इश्यू नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एनपी मतलब नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। और कौन सा है? पन्ना नेशनल पार्क है। पन्ना जो है डायमंड के लिए भी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के अंदर, पन्ना नेशनल पार्क है। ठीक है, और क्या है मध्य प्रदेश के अंदर? पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, पेंच हो गया। ठीक है, इस प्रकार के नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा अगर बात करें तो और क्या है मध्य प्रदेश में? अमरकंटक हो गया, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक सुना होगा आप लोगों ने, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। सोन ऊपर की तरफ चली जाती है, नर्मदा इधर आ जाती है, महानदी नीचे की तरफ चली जाती है। ठीक है ना, तो ये जो है अमरकंटक जो है, वहाँ से एक नॉर्थ में सोन चली जाती है, इस और आपकी वेस्ट में नर्मदा, और नीचे साउथ में महानदी आ जाती है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश के अंदर तो और अमरकंटक हो गया। पंचमढ़ी इज वेरी वेरी फेमस। पंचमढ़ी क्या है मध्य प्रदेश के अंदर? सतपुड़ा की रानी है पंचमढ़ी। क्या है पंचमढ़ी? सतपुड़ा की रानी। सतपुड़ा की श्रेणियां हैं वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, और वहाँ पर पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। देखिएगा, हिल स्टेशन जो है वो ठंडे एरिया में, जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्र होगा वहाँ पर हिल स्टेशन बनाए जाते हैं। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनको जब गर्मी लगती थी तो उन लोगों ने जो उत्तर भारत है वहाँ पर अपने हिमालय के अंदर हिल स्टेशन बना लिए। जो अपना मिडल हिमालय है, मिडल हिमालय जो है वो आपका उत्तरी हिमालय, यानी जो आपका नॉर्दर्न वाला उत्तरी हिमालय है आपका, उसके और जो नीचे वाला शिवालिक है, इन दोनों के बीच का जो हिमालय है मध्य हिमालय, या इसको हिमाचल भी कहते हैं हम लोग, मिडल हिमालय या मध्य हिमालय, इसको लघु हिमालय भी कहते हैं हम लोग। इस हिमालय के अंदर जो है जितने भी हिल स्टेशन है वो सारे के सारे, चाहे वो आपका कुल्लू है, चाहे मनाली है, चाहे धर्मशाला है, कोई सा भी है, डलहौजी है, वो सारे के सारे हिल स्टेशन मोस्टली जो है वो आपके इसी जो मध्य हिमालय उसके अंदर लोकेटेड है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग?
तो वहां पर मध्य हिमालय के अंदर सारे के सारे आपके हिल स्टेशन बने हुए हैं, राइट। क्योंकि ऊपर की तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं, क्योंकि ऊंचा है अपना आपका हिमाद्री जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा, हाइट बहुत ऊंची है जो उत्तरी हिमालय उसकी, ठीक है ना। उत्तरी हिमालय मतलब ये जो उत्तरी हिमालय, हिमालय की 3 श्रेणियां है ना, इसमें जो ऊपर वाला जो है ये उत्तरी हिमालय जो है इसको हिमाद्री कहते हैं। इसमें ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो ऊंची पहाड़ियां तो बर्फीली है, बर्फ जमी हुई, और नीचे शिवालिक छोटा या घास का मैदान है, तो बीच के अंदर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, और ये बीच का जो है घास का मैदान और पूरा हरियाली है, वेजिटेशन है इस वाले में, बीच वाले में जो आपका मध्य हिमालय है, तो इसमें सारे के सारे लगभग हिल स्टेशन आपके बने हुए, ये बात ध्यान। इसके अलावा राजस्थान का वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो है, राजस्थान के अंदर माउंट आबू हिल स्टेशन है। नीचे साउथ के अंदर जो आपका ऊटी का नाम सुना होगा, वेरी वेरी फेमस ऊटी हिल स्टेशन। और जो मध्य भारत का है वो आपका पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, जिसको सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। तो ये सब मध्य प्रदेश के अंदर जो है ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये अभियान चलाया, जिसके अंदर क्या है कि इंतजार आपका, ठीक है। तो आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, पहुंच जाओ उधर जल्दी से जल्दी, ठीक है, इंतजार खत्म करो। तो मध्य प्रदेश मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश जो है उसका कैपिटल क्या है, कमेंट में लिखो फटाफट। मध्य प्रदेश का कैपिटल, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान। कौन है मध्य प्रदेश की राज्यपाल, मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो ये तमाम चीजें मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एसडीजी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है। एसडीजी समझते हो ना आप लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स। कब से कब तक है, 2015 से 2030 तक। जो 2000 से लेके 2015 तक थे वो क्या थे, एमडीजी थे। एमडीजी जो थे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो 2000 से लेकर 2015 तक थे, और 2015 से 2030 तक कौन है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका नुकसान नहीं करना है, एनवायरनमेंट के साथ में टच में, या क्लाइमेट के साथ में हम लोगों को मिलकर जो है, या उसको क्षति पहुंचाए बिना, उसको ज़्यादा कम से कम हार्म करके हम लोगों को विकास करना है, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास किया जाए, और आने वाली पीढ़ियां जो है उसका हम लोगों को हक नहीं खत्म करना चाहिए, इस तरह का विकास जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो सस्टेनेबल गोल जो है हमारे 2015 से 30 तक के एसडीजी जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, उसमें कितने गोल है, टोटल 17 गोल्स है। उसमें टोटल 17 गोल है, जिसमें गरीबी खत्म करना है, सबको एजुकेशन देना है, जेंडर इक्वलिटी है, और क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन तो है सबके पास, तुम लोग एजुकेटेड हो, लेकिन तुम्हें लगता होगा कि एजुकेटेड कितने के हैं जब सोचते हो बैठ के आराम से, पता है ना तुम लोगों को अच्छे से एजुकेटेड कितने हो, जब आराम से हम लोग बैठ के सोचते हैं तो पता लगता है। तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना है, रटना नहीं है चीज़ों को। क्वालिटी एजुकेशन मतलब चीज़ें आपको जो चीज़ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उन पे फिर एक समझ भी होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ जरूरी है, राइट। तो ये 17 जो है इस प्रकार के टारगेट रखे गए एसडीजी 2015 से 30 के अंदर। अब इसने क्या पूछा है कि भारत का जो है इसमें कौन सा जो है स्थान मिल रहा है, जो एसडीजी 2020 इंडेक्स है उसके अंदर, ये बात आपसे पूछिए। तो यूनाइटेड नेशन ने जो है 2015 से 30 एसडीजी शुरू किया था, इसमें 17 गोल्स है, और इसकी रिपोर्ट के अंदर जो है अभी क्या रहा है एसडीजी इंडेक्स में, सबसे फर्स्ट नंबर पे रहा है इसमें स्वीडन। सबसे पहला स्थान किसका है, स्वीडन का है। स्वीडन जो है सबसे टॉप में रहा है। दूसरे नंबर पे रहा है आपका डेनमार्क। स्वीडन के बाद कौन रहा है, डेनमार्क रहा है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। स्वीडन के बाद डेनमार्क, लेकिन पहला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्वीडन जो है आपका फर्स्ट नंबर पे रहा है। इसका अगर जो है इनको नंबरिंग जो दी गई है तो वो आपको 84.76 जो है इसको नंबर मिले हैं 100 में से, ठीक है। तो उसमें जो है स्वीडन टॉप पे रहा है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का कौन सा स्थान रहा है, अगर भारत की बात करें तो इंडिया का इसमें स्थान रहा है 117, 170। इंडिया का स्थान कितना रहा इसमें इंडिया का रहा है 117। ये बात ध्यान रखनी है। इंडिया को जो नंबर है वो कितना है, इंडिया के जो मार्क्स है वो एक तरह से नंबर ही कह सकते हैं इस चीज़ को, सूचकांक में 61.94, ठीक है। इंडिया का जो है 61.92 जो है वो इंडिया का स्कोर है, ठीक है। और स्वीडन का स्कोर 84.76 है, और फर्स्ट नंबर पे है स्वीडन। और भारत का जो है स्थान है 117वां। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा एसडीजी जो इंडेक्स है वो किस आधार पर, उन्होंने किस आधार पर ये इंडेक्स खेला है, तो स्वच्छ ऊर्जा और उद्योग, शिक्षा, इसके अलावा
स्थिर सिटी, स्टेबिलिटी कितनी है सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा और कौशल कितना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। इसके अलावा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका कितना उपयोग हो रहा है, कितना प्रयोग हो रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखे जो है इंडेक्स जारी किया गया है। तो इसके अंदर जो है भारत का स्थान कौन सा रहा है बता दीजिएगा फटाफट से। SDG इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान C117। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपका हो गया 117 C करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, चर्चा में रहने वाला सक्तेंग नेशनल पार्क या सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य, सॉरी सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस देश में स्थित है? बताइएगा कौन से देश में। अब आप बोलोगे सर अपने देश वाले याद नहीं होते, सारे दूसरे देश के और याद करें। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, मजबूरी है, वी कांट डू एनीथिंग। तो चर्चा में रहने वाला सक्तेंग नेशनल वन्य जीव अभ्यारण्य सॉरी किस देश में स्थित है और चर्चा में क्यों है, दोनों ही बातें पता होनी चाहिए। बताओ आंसर फटाफट से, किस क्यों है ये और कहां पर है? चीन में है या नेपाल में है या भूटान में है या भारत में ही है? अभी तक राज्य पूछ रहे थे, आज अचानक देश में आ गए। ठीक, हुआ तो बहुत गलत है आप लोगों के साथ, बट स्टिल दो आंसर। क्या है इसका आंसर? भूटान। क्या है, क्यों, क्या मसला है? देखिएगा, चाइना जो है, चाइना एक ऐसा देश है जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहता है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्या है? भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश में गलवान वैली में, पता है आपको, उधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है ना। भारत में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो भारत का वेस्टर्न एरिया, इस पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इधर गलवान में दिक्कत करता है। उधर से एरिया चाहिए इसको, बोला मेरा ये। उधर जो मैकमोहन लाइन है उधर अरुणाचल प्रदेश, इस पे दिक्कत है, इसको अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया अपना ही समझता है वो। तो इस प्रकार से वो अपने आप को और एक्सपेंड कर रहा है। उसी तरह क्या है, भूटान जो है, यहाँ पर जो भूटान देश है, तो भूटान का जो ये पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर है ये सक्तेंग जो वन्य जीव अभ्यारण्य है। जो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है भूटान का जो ये स्टिक एरिया है, यहाँ पर है सक्तेंग, ठीक है। तो सक्तेंग जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये इसने बोला कि ये मेरे कब्जे में है, मेरा हिस्सा है, और इस पर कब्जा करने की कोशिश की। और इसका जो फंड मिल रहा था, इसका जो फंड मिल रहा था GEF से, GEF जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी नाम से एक संस्था है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इस संस्था के द्वारा फंड दिया जाता है इनको। तो उसके फंड पर भी रोक लगवा दी, क्योंकि UN का स्थायी सदस्य है ये। तो इस तरह से जो है नाटकबाजी किया चाइना ने भूटान के साथ। तो इसलिए न्यूज़ में रहा था काफ़ी, सक्तेंग नेशनल पार्क जो सक्तेंग सॉरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इस चीज़ के चलते जो ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए, राइट। इसको दिक्कत ही रहती है एक्चुअल में। इधर जो है अगर बात करें तो इस साइड में भी इसको दिक्कत है। इधर अगर बात करें तो आपका डोकलाम वाला क्षेत्र हो गया, चुम्बी घाटी हो गया, इधर इसको ये दिक्कत है, ठीक है। इधर ये जो है आपका सक्तेंग जो वन्य जीव अभ्यारण्य, इस क्षेत्र में दिक्कत है इसको। तो चाइना को काफ़ी जो है इस क्षेत्र में समस्याएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब GEF जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है, ये क्या है? ये एक्चुअल में 1991 में बनी हुई संस्था है एक। GEF कब बनी थी? 1991 में संस्था बनी थी ये, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC के अंदर, वाशिंगटन DC के अंदर हेडक्वार्टर है। अब मुझे आप लोग ये बताओगे कि ये DC लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? कौन सा DC है? वाशिंगटन खुद DC है, DC का मतलब क्या है, या DC की कोई फुल फॉर्म है? इसका जवाब जो है वो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ये हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, बता दीजिएगा फटाफट से आप बस। ठीक है। तो इंडिया और भूटान जो है, इंडिया और भूटान का बॉर्डर कितना है? 699 किलोमीटर। भारत का भूटान के साथ जो बॉर्डर लगता है वो कितना है? वो है 699 किलोमीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और ध्यान रख लेना। तो इस क्वेश्चन में आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से। सक्तेंग काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये आपका भूटान के अंदर है, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, C इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि में लागू होगी? ये टॉपिक मिला है अपने को। अच्छा, अब इसको हम लोग करेंगे प्रॉपर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसका पूरे 2-3 साल तक प्रश्न बनते रहेंगे। क्यों? 14वां वित्त आयोग था, आज तक क्वेश्चन बनते हैं उसके, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसका मैं आंसर बता देता हूं पहले, उसके बाद बात करते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि में लागू होगी? किस अवधि में बता दीजिएगा? अप्रैल 2021 से मार्च 2026, या फिर अप्रैल 2020 से मार्च 2025, या अप्रैल 2020 से मार्च 2023। तो आपको पता है
कि फाइनेंशियल ईयर जो है, जो वित्त वर्ष है, वो कब से शुरू होता है? वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है वित्त वर्ष, और मार्च का जो आखिरी दिन होता है 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल से वित्त वर्ष जो है मार्च के आखिरी दिन तक होता है, एंड ऑफ द मार्च तक होता है आपका वित्त वर्ष। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो वित्त वर्ष है वो आपका अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक जो है ये आपका रहेगा, इसका अवधि 15वें वित्त आयोग की। इतनी बात समझ में आई? अब देखिएगा वित्त आयोग क्या है। वित्त आयोग जो है इसका संवैधानिक निकाय है। ये आर्टिकल 280 में जो है इसके बारे में लिखा हुआ है, जो संविधान के अनुच्छेद जो है 280 में इसके बारे में लिखा हुआ है वित्त आयोग के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है हर 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी, देखो इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखना है, हर 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी, कई बार पेपर के अंदर ऐसा दिया जा सकता है ऑप्शन, जरूरी नहीं कि 5 वर्ष में ही हो, आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 280 के तहत जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो इसका गठन करता है। ठीक है, हर 5 वर्ष या इससे पहले, 5 वर्ष में या जरूरत अनुसार इससे पहले। इसके अंदर क्या होता है? वित्त आयोग जो होता है इसके अंदर जो है कौन कौन होता है? वित्त आयोग, इसका काम क्या होता है? वित्त आयोग का काम क्या होता है और इसमें कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग का काम क्या होता है? राज्यों और केंद्र के बीच में या केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों का वितरण है, और राज्यों के आपस में बीच में, 2 राज्यों के बीच में करों का वितरण जो है उसके बारे में सुझाव देता है सरकार को। ठीक है, राष्ट्रपति को देता है रिपोर्ट वैसे। तो इसका काम क्या है वित्त आयोग का? कि ये केंद्र और राज्यों के बीच में और आपस में राज्यों के बीच में जो करों का वितरण है, जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कितना होना चाहिए उसके बारे में जो है सुझाव देता है। क्यों? सेंटर जो है पूरा टैक्स लेके आती है, फिर राज्यों में स्कीम्स के थ्रू या कैसे भी जो है अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो राज्यों में वो टैक्स का पैसा वापस भेजती है। तो ये जो ध्यान रखना है कि वित्त आयोग जो है उसकी सिफारिश करता है, इसके लिए यह सुझाव देता है। वित्त आयोग के अंदर जो है कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग के अंदर 1 अध्यक्ष होता है, 1 अध्यक्ष होता है वित्त आयोग के अंदर, प्लस 4 सदस्य होते हैं। 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग के अंदर, राइट? 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग के अंदर। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद जो वित्त आयोग है इसका गठन कब हुआ? अगली बात क्या है? जो आपका फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, इसका गठन कब हुआ? पहला वित्त आयोग कब था? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो पहला वित्त आयोग कब बना था बताइए फटाफट से आवाज। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन देखिएगा, जो वित्त आयोग है इसका गठन की बात करें तो 1951 में हो गया था, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके अंदर देखो थोड़ी सी ये बात है, ये पूरी ध्यान रख लेनी है आपको। पहला वित्त आयोग जो है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, ये जो था ये था 1952 से 57, और इसका अध्यक्ष कौन था? इस तरफ मैं अध्यक्ष लिखूंगा, इसका अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी। इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। इतनी बात क्लियर? इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? 13वां वित्त आयोग कब से कब तक था? 2010 से 15। अध्यक्ष कौन था? विजय केलकर, विजय केलकर। इसके अलावा जो 14वां वित्त आयोग था ये कब से कब तक था? 2015 से 2020 तक। अध्यक्ष कौन था 14वें का? वाई वी रेड्डी। ये नाम इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि पहले जो टैक्स शेयर था स्टेट्स का वो होता था 32%, और इसने सिफारिश की और बोला कि 32% से 42% करो टैक्स को। ठीक है, टैक्स शेयर कितना करवा दिया इसने? 42% करवा दिया 32 से। क्लियर है? तो अब कौन सा आ गया? अब जो है आपका वो है 15वां वित्त आयोग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कब से कब तक है? 2020 से 25 तक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, यानी नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह। बट एन.के. सिंह मिलेगा आपको ज्यादातर, ज्यादा नंद किशोर के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है ना? एन.के. सिंह याद रखो, बात खत्म सीधा, राइट? तो 15वां वित्त आयोग हो गया ये। अब 15वें वित्त आयोग जो है इसके अंदर एक चीज और आपसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक चीज और क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है? जैसे कि इसके सदस्य थे उनके बारे में आपसे और पूछ सकता है। सदस्य कौन कौन है इसके अंदर? अशोक
लहरी, अशोक लहरी, 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता ना, अशोक लहरी, अजय नारायण झा, अजय नारायण झा, इसके अलावा अनूप सिंह, अनूप सिंह, ठीक है। ये जो 3 है ये है फुल टाइम मेंबर, ठीक है। वैसे 4 सदस्य होते हैं, तो ये चौथा सदस्य जो है वो कौन है, डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर रमेश चंद्र, ठीक है। डॉक्टर रमेश चंद्र जो है ये 4th है, नीति आयोग के भी मेंबर है ये, तो ध्यान रखना, सॉरी पार्ट टाइम मेंबर है एक तरह से है ये डॉक्टर रमेश चंद्र। तो ये अशोक लहरी, अजय नारायण झा, अनूप सिंह और रमेश चंद्र। आपसे ये ज्यादा नाम पूछने की संभावना है, अशोक लहरी, अजय नारायण झा और अनूप सिंह, ये सदस्य। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी बन के ये मतलब नवंबर 2017 में बना था, लेकिन अभी अभी रिकमेंडेशन इसकी शुरू हुई है इस साल 2020 से 21 के लिए। इसने बता भी दिया है 2020 से 21 के लिए, पता है क्या बोला इसने, 2020 जो है 21 फाइनेंशियल ईयर के लिए इसने बोला टैक्स शेयर जो है वो स्टेट्स के लिए कितना जाएगा, 41% जाएगा। पहले 42 बोला था वाईवी रेड्डी ने, 14 में फाइनेंस कमीशन ने, इसने कितना कर दिया, 41%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात पूछेगा, कितना कर दिया। आपके 15 फाइनेंस कमीशन ने जो है कितना टैक्स शेयर बताया, 41%। 42 32 से 42 किसने किया, 14 में वित्त आयोग ने, अध्यक्ष कौन था, वाईवी रेड्डी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे इस चीज में, तो इनको ध्यान में रखना है आपको अच्छे से, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया अपना, इसका करेक्ट आंसर आपको पता है सी हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये अगला क्वेश्चन है, सरकार ने परिष्कृत व कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क में क्रमशः 50% व 40% से कटौती करके कितना कर दिया है, कटौती करके कितना कर दिया है परिष्कृत व कच्चे तेल पर। एक होता है क्रूड पाम ऑयल और एक होता है रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल और एक होता है क्रूड पाम ऑयल। तो रिफाइंड पाम ऑयल और एक होता है क्रूड पाम ऑयल। इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है और इस पर जो है गवर्नमेंट ने अभी क्या किया कि जो ड्यूटी थी उसको कम कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी जो थी उसको कम कर दिया इस पर, रिफाइंड पाम ऑयल और आपका क्रूड पाम ऑयल पर। यानी परिष्कृत, वो जो परिष्कृत यानी रिफाइंड, और कच्चा जो है वो क्रूड पाम ऑयल, इन पर जो ड्यूटी थी उसको कम कर दिया है, ये बात ध्यान रखनी है। अब रिफाइंड जो था उस पर 50% होता था पहले और इस पर 40% होता था, ठीक है। अब 40 से कर दिया 37.5 और 50 से कर दिया 45। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ए। क्यों किया, क्योंकि जो एशियान है, एशियान कंट्री के साथ में भारत का जो आर्थिक समझौता, एशियान समझौता जो हुआ है भारत के बीच में और एशियान कंट्रीज के बीच में, उसके तहत जो है रेट कट करना पड़ा है, इंपोर्ट ड्यूटी कम करना पड़ा है। इसके अलावा जो भारत मलेशिया समझौता है उसके तहत जो है ये रेट कट करना पड़ा है, ठीक है। भारत और मलेशिया के बीच में जो है आर्थिक समझौता, उसके तहत जो है भारत को इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ी है फाइनली। तो एशियान आपको पता होगा ना, एशियान के बारे में आपको पता होगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। एशियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियान क्या है, एशियान जो है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो दक्षिण पूर्वी कंट्रीज है, ठीक है, उनका ये एक एसोसिएशन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, मुख्यालय कहाँ पर है इसका, मुख्यालय इसका जकार्ता। जकार्ता कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर है जकार्ता, ठीक है, ध्यान रख लेंगे आप लोग। इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा जो है अगर बात करें तो एशिया और एशियान के बीच में और भारत के बीच में जो है वो लगभग अगर बात करें तो 10.6% जो टोटल व्यापार का 10.6 जो प्रतिशत है वो हमारा एशियान के साथ है। एशियान का मतलब पता है आपको क्या है, एशियान में 10 देश है। एशियान जो है इसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज है, ठीक है ना। एशियान में टोटल कितनी कंट्रीज है, 10 कंट्रीज है। भारत एशियान ग्रुप का हिस्सा नहीं है, एशियान देशों का समूह जो है इसमें भारत नहीं है, लेकिन भारत एशियान प्लस में है, ठीक है ना। एशियान प्लस अलग है, उसमें 6-7 देश और है, प्लस एशियान है, तो उसमें भारत है, बट एशियान में भारत नहीं है। तो एशियान में कौन कौन है फिर, एशियान में आपका ब्रूनी है, एशियान में आपका कंबोडिया है, एशियान में आपका फिलीपींस है, ठीक है।
एशियान में आपका ये सिंगापुर है, एशियान में आपका थाईलैंड है, एशियान में आपका इंडोनेशिया है, एशियान में आपका लाओस है, एशियान में आपका म्यांमार है, मलेशिया है, वियतनाम है। ये सब कंट्रीज एशियान में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ना। ये 10 देश एशियान का भाग है, राइट। इसके अलावा जो है इसके अंदर और कोई बात ध्यान में रखने वाली बात है नहीं। इस भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है वर्तमान में, तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर वर्तमान में अमेरिका यूएस से है। ये बात आपको और ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये पाम ऑयल वाला थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर से करके पूछ लिया जा सकता है या करंट में भी। तो 50 से 45% और 45 से जो है 40 से 37.5% जो है ये इस प्रकार से कटौती कर दी है। तो इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, राइट। तो रिफाइंड पाम ऑयल यानी परिष्कृत और कच्चा क्रूड, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा मिशन 2019 में इसरो के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था। देखिएगा 2019 में से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखना है कौन सा 2019 में इसरो के द्वारा लॉन्च नहीं किया हुआ है, ये बात पूछा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, वेरी वेल नोन, आपको अच्छे से पता ही है। कब इसकी स्थापना हुई थी बता दो, शाबाश, कमेंट करो। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो के चेयरमैन के शिवन और स्थापना। इसके अलावा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2019 में इसरो के द्वारा कौन सा लॉन्च नहीं किया। चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में किया गया या 2018 में, कब किया गया था? 2019 में किया गया चंद्रयान 2। तो आप लोगों को याद भी होगा हम लोगों ने किससे लॉन्च किया था चंद्रयान 2 को? जीएसएलवी मार्क 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाहुबली जिसको बोलते हैं। जीएसएलवी मार्क 3 बाहुबली के नाम से जो प्रसिद्ध है, उससे किया था हम लोगों ने चंद्रयान 2, जिसमें विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। लैंडर कौन था इसके अंदर? विक्रम, ठीक है। तो विक्रम लैंडर था चंद्रयान 2 के अंदर, आपको याद आ रहा होगा। और प्रज्ञान क्या था इसके अंदर? ये रोवर था, रोवर का नाम जो था प्रज्ञान था, और विक्रम जो है लैंडर का नाम था इसका चंद्रयान 2, जीएसएलवी मार्क 3 से। आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 जो है ये एक्चुअल में सन को स्टडी करने के लिए 2015 में छोड़ा गया था। आदित्य L1 जो है ये 2015 में छोड़ा गया था, ये नहीं है, ठीक है। ये 2015 का है, तो इसलिए ये वाला नहीं है। माइक्रोसेट R और क्लामसेट V2, ये एक्चुअल में ये दोनों जो है इनको हम लोगों ने जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है PSLV C44, जो PSLV की C44 सीरीज है, सीरीज में C44 जो है उसके तहत छोड़ा गया था। और ये इसकी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 46वीं जो है 46 फ्लाइट थी, ठीक है। 46वीं फ्लाइट थी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, 46वीं फ्लाइट थी PSLV C44। इसके तहत क्लामसेट V2 और माइक्रोसेट R जो है ये दोनों उसके द्वारा छोड़े गए थे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और याद आ रही है मुझे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी, ठीक है। और मेरे ख्याल से वो आगे आने वाले टाइम पे आपको जरूर हेल्प भी करेगी किसी ना किसी प्रकार से, तो ध्यान रखना है। देखिएगा क्या है, इसरो ने पहली बार 2019 में एक बहुत जबरदस्त काम और किया है। क्या किया है उसको समझो। क्या है कि इसरो ने 2019 के अंदर क्या किया, जो रॉकेट होता है आपका, जो रॉकेट होता है लॉन्चर जो है, ये मान लीजिएगा जो रॉकेट लॉन्चर है आपका, इसके अंदर जो है 4 स्टेज होते हैं। PSLV के अंदर कितने स्टेज है? 4 स्टेज है। इसमें जो पहला जो स्टेज होता है, पहला स्टेज जो होता है इसमें होता है सॉलिड फ्यूल, ठीक है। सॉलिड फ्यूल होता है इसके अंदर। ये जो दूसरा होता है इसमें लिक्विड फ्यूल होता है, और तीसरा जो होता है उसमें फिर से सॉलिड फ्यूल होता है, और चौथा स्टेज जो होता है इसमें लिक्विड स्टेज, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाता है, ये जैसे ही जो है आपका ये लॉन्च व्हीकल जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा, स्पेस में जाएगा, तो ये पहला जो हिस्सा है इसका फ्यूल जलेगा, ये टूट के अलग हो जाएगा। दूसरा हिस्सा जो है इसका फ्यूल जलेगा, ये टूट के अलग हो जाएगा। तीसरा हिस्सा जो इसका फ्यूल जलेगा, इसका टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉलिड फ्यूल जो है, अगर ये पूछ रहे हो तो STPB जो है वो सॉलिड फ्यूल डलता है। और जो लिक्विड फ्यूल की अगर बात करें तो लिक्विड फ्यूल जो है वो इसके अंदर है UDMH प्लस N2O2, ये जो है इसके अंदर लिक्विड फ्यूल डाला जाता है। और ये फर्स्ट स्टेज के अंदर भी वही है और सेकंड स्टेज में भी जो है अलग है। सेकंड और फोर्थ के अंदर जो है सेम होगा, ये सेम होगा और ये सेम होगा,
ये बात आपको ध्यान रखना, STP भी है यहाँ भी। तो क्या हम क्या बात कर रहे थे कि पहला हिस्सा जो है स्पेस में जाके ये टूट गया, फिर दूसरा टूट गया, तीसरा टूट गया, चौथा तो लास्ट में सैटेलाइट के साथ जुड़ा हुआ है, तो जहां पर सैटेलाइट जाएगी वहीं तक तो हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये हिस्सा जो है ये अर्थ की ऑर्बिट करता रहता है वहीं पर, जो ये चौथा हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इसको स्पेस जगह मिल गई और वहां पर ऑर्बिट करता रहेगा। तो हमने सोचा कि ये कुछ समय तक तो ऑर्बिट करेगा, 2 महीने 4 महीने, फिर अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है ये। तो हमें लगा कि ये ऑर्बिट जब तक करता है तब तक तो फायदा उठाए इसका। तो हमने स्टूडेंट्स को बोला कि तुम लोग सैटेलाइट्स बनाओ। इसरो ने बोला स्टूडेंट्स को तुम लोग सैटेलाइट बनाओ और एक्सपेरिमेंट करो, हम लोग स्पेस में भेजेंगे। क्यों? इस चौथे के साथ लगा के भेज दो ना एक को, इसको तो घूमना ही है, कोई अलग एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आ रहा है, इसके साथ चिपका रहेगा, 2 महीने 4 महीने बच्चे खेलेंगे आराम से, दिक्कत क्या है, कुछ सीखेंगे अच्छी चीजें। इसके लिए जो है ये 4th स्टेज का इस्तेमाल किया है इसरो ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए पहली सैटेलाइट कौन सी? कलाम सेट। कलाम सेट जो है स्टूडेंट सैटेलाइट एक्सपेरिमेंटेटिव सेट जो है, कलाम सेट जो V2 है वो स्टूडेंट की एक्सपेरिमेंटिव सैटेलाइट है, जो कि PSLV C44 के द्वारा पहली बार 2019 में छोड़ी है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, तो थोड़ा सा याद रखना इस बात का। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कौन सा मिशन 2019 में इसरो के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था? आदित्य L1 जो है ये पहले लॉन्च कर दिया था, ये जो है सूर्य की स्टडी के लिए, फॉर टू स्टडी ऑफ सन जो है ये वो है, ये पहले कर दिया था, राइट? तो समझ गए इस चीज को। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? भारत सरकार अगले 5 सालों में किस क्षेत्र के विकास के लिए 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं में निवेश करने वाली है? बता दीजिएगा सब बात, सिंपल क्वेश्चन है, लंबे समय तक इसका जिक्र भी चलता रहा। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बुनियादी ढांचा और योग्यता निर्माण, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी नाम बोलते हैं इसको, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी बोलते हैं इसको, ये NIP, शॉर्टली NIP, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो है 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजना जो है ये किस चीज के लिए है, किसका विकास करना है, इससे बता दीजिएगा। 102 लाख करोड़ रुपए में 2020-25 के लिए जो है गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है, 2020 से 2025 तक, क्योंकि गवर्नमेंट को बनना है 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है हम लोगों को। इसके लिए जो हम लोग खर्च कर रहे हैं इतना, तो कौन सी, शिक्षा में, योग्यता निर्माण में, या स्वास्थ्य में, या बुनियादी ढांचा? तो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बुनियादी ढांचे के लिए 102 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ की जो है ये परियोजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, देखना एक चीज ध्यान से। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में कि रोड सेक्टर हो गया, रोड प्लस एनर्जी सेक्टर हो गया, प्लस अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन मतलब समझते हो ना आप, शहरी विकास, इस पर ध्यान दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा इसके लिए, रोड्स का हम लोगों को जो है लेंथ फटाफट से, नेशनल हाईवेज की संख्या बढ़ानी है हम लोगों को, तो इस प्रकार की चीज़ें। एनर्जी सेक्टर में हम लोगों को पता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना है। इसके अलावा जो रेलवेज हो गया, तो इस पर जो है मैक्सिमम ध्यान इन 4 सेक्टर पर दिया जाएगा, ज़्यादातर ध्यान जो है वो इन 4 सेक्टर पर दिया जाएगा। जैसे कि अगर बात करें तो अगर हम लोग बात करें रोड सेक्टर पे, तो रोड सेक्टर पे जो है 19% जो है इसका 102 लाख करोड़ का रोड सेक्टर पे, 24% जो है वो एनर्जी सेक्टर में, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है 24% हम लोग करेंगे, राइट। अर्बन डेवलपमेंट पे 16%, इसके अलावा रेलवेज पर 13%, तो इतना तो यहीं पर यूज करेंगे हम लोग इसका, समझे आप इस चीज को। इसके अलावा अगर एक मैं बात बताऊं आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और बनेगा इसमें से, कि इसमें जो है क्या गवर्नमेंट सारा पैसा लगा रही है, क्या इसमें गवर्नमेंट सारा पैसा लगा रही है इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर। तो इसमें से 102 लाख करोड़ रुपए अनाउंस हुआ है, बट इसके अंदर जो सेंटर है, सेंटर का, स्टेट का और जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स है, प्राइवेट प्लेयर्स, इन तीनों का रहेगा। जो सेंटर है इसका रहेगा इसमें कितना हिस्सा, सेंटर का रहेगा इसमें 39%। 39% कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करेगा इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, 39% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी 39% करेगी। इसके अलावा जो बाकी का बच गया, बाकी कितना बच गया, 22%। ये 22% जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाएगा, अंबानी अडानी जैसे लोगों को, कि तुम लोग भी आओ और इसके अंदर कूदो
और लगाओ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा। तो इसके लिए जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है इसमें सेंटर का कितना प्रतिशत पार्ट है, स्टेट का कितना है और प्राइवेट प्लेयर्स इसमें कितना, ये क्वेश्चन आपके लिए बनना स्वाभाविक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कितना लाख करोड़ जो है परियोजना की है, कितने की लाख करोड़ की है, ये बात आपसे पूछेगा। किसके लिए है ये बुनियादी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो चीजें अपने आप रन करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बुनियादी ढांचा मजबूत है तो चीजें अपने आप रन करेगी, इकोनॉमी बिल्कुल बिंदास चलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ध्यान रखना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है इंडिया, जो सपना है हमारा 2024-25 तक, 2024 तक जो है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग इजीली बन जाएंगे, कोई संदेह नहीं है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बुनियादी ढांचा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में चुनाव आयोग ने पीपीआरटीएमएस नामक ऑनलाइन प्रणाली लॉन्च की है। पीपीआरटीएमएस नामक ऑनलाइन प्रणाली लॉन्च की, इसका क्या उद्देश्य है बताइएगा फटाफट से। पीपीआरटीएमएस का क्या है? पीपीआरटीएमएस का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं आपको पहले। पीपीआरटीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन। आर से क्या बन गया? रजिस्ट्रेशन। टी से ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पीपीआरटीएमएस जो किया है, ये किसने किया है? चुनाव आयोग ने किया है। ठीक है, नेशनल जो आपका चुनाव आयोग है हमारा, इलेक्शन कमीशन जो है, इसके द्वारा ये किया गया है। तो ध्यान रखना है। और किसके लिए है बताइएगा? ये आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने के लिए है। क्या ये आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने के लिए? क्या वोटर्स की सूची रखने के लिए है? ये वोटर्स की सूची रखने के लिए, राजनीतिक पार्टियों को उनके आवेदन के बारे में अपडेट रखने के लिए है? क्या चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का ब्यौरा रखना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राजनीतिक पार्टियों को उनके आवेदन के बारे में अपडेट रखने के लिए। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों को उनके आवेदन के बारे में अपडेट रखने के लिए। क्लियर है? देखिएगा, अब चुनाव आयोग की बात हो रही है तो चुनाव आयोग के बारे में आपको पता है, इलेक्शन कमीशन जो भारत का, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन बन गया था, पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा अभी वर्तमान में क्वेश्चन क्या बन रहा है इलेक्शन कमीशन से? क्वेश्चन ये बन रहा है कि इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। अब जो वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर कौन है आपका? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जी जो है वो है वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? 2 इलेक्शन कमिश्नर है, ये कौन कौन है? तो आपको पता होगा अशोक लवासा चले गए हैं, उनकी जगह कौन कौन आए हैं? तो सुशील चंद्रा तो पहले से है ही, सुशील चंद्रा। अशोक लवासा की जगह कौन आ गया अभी? अशोक लवासा की जगह आ गया अभी राजीव कुमार। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर अभी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर है? ये बात ध्यान रखनी है। जो चुनाव आयोग है इसका कार्य क्या है? वैसे चुनाव आयोग का काम क्या है? राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना भी इसका काम है। इसके अलावा जो है इलेक्टोरल सीट्स तैयार करना इसका काम है। ठीक है, मतदाता पंजीकरण करना इसका काम है। इसके अलावा चुनाव करवाना जो है इसका काम है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इन सब के चुनाव करवाना। इसके अलावा विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के चुनाव करवाना जो है चुनाव आयोग का काम है। इसके साथ साथ जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये आवेदन की बात चल रही थी पॉलिटिकल पार्टियों के। पॉलिटिकल पार्टी जो है ये आवेदन, इसका रजिस्ट्रेशन किसके तहत होता है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट 1951। इसके तहत जो है सेक्शन 29 जो आरपीए एक्ट 1951 का जो सेक्शन 29A है, इसके तहत जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड होती है। और वर्तमान के अंदर जो है 8 नेशनल पार्टी रजिस्टर्ड है और 52 स्टेट पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड है भारत के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीजें? तो ये आपका सेक्शन 29A जो है इसके तहत रजिस्ट्रेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट
1951। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पीपीआरटीएमएस जो है नामक जो ऑनलाइन प्रणाली लॉन्च की किसके लिए है? राजनीतिक पार्टियों को उनके आवेदन के बारे में अपडेट रखने के लिए। ठीक है, आप वहां डालो पोर्टल पे, आपको 30 दिन के अंदर अंदर जो है अपडेट किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार किस आयु से कम व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है? देखिएगा यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ अगेन यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जो यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हो गई थी। 1946 में स्थापना हो गई थी इसकी। यूनिसेफ की हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर जो है हेडक्वार्टर है इसका यूनिसेफ का। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग क्या है, 2019 की जो रिपोर्ट दी है इसने, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अंदर जो है बाल हिस्सा और बाल शोषण जो है उसके 1,70,000 केसेस मिले हैं। 1,70,000 केसेस, जो कि 2010 के मुकाबले में 3 गुना है। 2010 के मुकाबले में कितने हैं? 3 गुना है। और इसीलिए इसने बोला कि जो 2010 के बाद वाला ये डिकेड है 2010 से 19 का, इसको इसने क्या नाम दे दिया? डेडली डिकेड। 2010 से 2019 के डिकेड को क्या नाम दे दिया इसने? डेडली डिकेड। क्यों? इतने ज्यादा 3 गुना मामले ज्यादा आ रहे हैं बोला। ठीक है, तो डेडली डिकेड इसने दिया। ठीक है, डेडली डिकेड बोला इसने। इसके अलावा इसने जो है क्या बताया इसने, जो आयु जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अनुसार जो बच्चे की आयु, बच्चा जो है किस आयु को जो है बच्चा समझा जाएगा, किस आयु के व्यक्ति को, तो ये बताना आपको। तो कौन से व्यक्ति को बच्चे के रूप में मानेगी? 15 साल, 16 साल, 17 या 18? बता दीजिएगा फटाफट से। तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोग आंसर कर सकते हो। बताओ शाबाश, कमेंट करो कितना होना चाहिए। कितना वर्ष, कितना आयु? 18 वर्ष। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो है वो बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया। ये आपको क्लियर होना चाहिए, राइट? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग 2020 शीर्षक की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक विश्व की देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत 2026 तक विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इकोनॉमी बन जाएगा? ये बात आपसे पूछी गई है, बता दीजिएगा फटाफट से। बता दीजिएगा कौन सी बन जाएगा, और वर्तमान में कौन सी, ये भी बता दो। वर्तमान में कौन सी है और 2026 तक कौन सी बन जाएगा? ठीक है, तो देखिएगा 2020 शीर्षक जो लीग है, उसके वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग है, उसके अनुसार जो है 2026 तक भारत बन जाएगा फोर्थ बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की है यूएसए, बिगेस्ट इकोनॉमी। उसके बाद चाइना है, ठीक है ना? उसके बाद जापान है, और उसके बाद जर्मनी है। और भारत कौन से नंबर पे है वर्तमान में? वर्तमान में भारत है 5th नंबर पे, इंडिया आता है 5वें नंबर पर। 5th नंबर पे इंडिया आता है, तो 5वें नंबर पे है इंडिया। और ये बोल रहा है कि जर्मनी को रिप्लेस करके हम लोग यहां पहुंच जाएंगे। कब तक? 2026 तक। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग की रिपोर्ट के अनुसार ये बात बोली गई है। और एक ब्रिटेन की एक संस्था है, उसने बोला है 2034 तक जापान को भी पीछे छोड़ देगा और तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगी इंडियन इकोनॉमी जो है, तो वो थर्ड हो जाएगी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि जो भारत की जो इंडिया गवर्नमेंट है, इसने 2024-25 तक क्या सपना देखा है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है हम लोगों को 2024-25 तक। तो ये हमारा मेन सपना है अभी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? चौथी जो है 2026 तक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग की रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक भारत जो है क्या हो जाएगा? चौथी जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। क्लियर है? 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी वर्तमान में 5वीं है। क्लियर? दिल्ली के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन कर दिया गया? सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, बता दो आंसर। दिल्ली के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन रख दिया गया है? इसका नाम बताओ शाबाश। तो ये आपका बता दिया जाए। दिल्ली के अंदर जो नामकरण समिति है उसने रखा है, और भी कई स्टेशन का नाम चेंज करने की बात चल रही है, लेकिन अभी किसका किया गया है? प्रगति मैदान। प्रगति मैदान जो है स्टेशन का नाम बदला है और रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। तो ध्यान रखना, ये अगर क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ जो है
आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त है अपने। अच्छे से पढ़िएगा और पीछे वाली क्लासेस जो अभी तक भी नहीं देख पाया वो पिछली क्लासेस को भी देखो जल्दी जल्दी और निपटाओ, क्योंकि एग्जाम्स बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम शुरू हो चुके हैं, अलग अलग जो है पेपर शुरू हो चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी एक तरह से अभी आपके शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये बात का ध्यान रखना है और अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आती है, चीज़ें छूटती है, दूसरी बार देखो, मैंने बताया की पॉइंट्स बनाओ इसके, तो ये तमाम कार्य करो और जल्दी जल्दी से अपना सिलेक्शन लो ताकि कामयाबी मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की चीज़ें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।